अलीगढ़ के सफाई कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है। सुकमा कंपनी के कर्मचारियों ने पिटाई की है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। जाम खुलवाने गए थे नगर स्वास्थ्य अधिकारी। मानदेय कटौती और शोषण के विरोध में जाम लगाया हुआ था। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने जो है वो अलीगढ़ की है, जहां पर सफाई कर्मचारियों की सरेआम ये गुंडागर्दी देखिए। वीडियो भी सामने आया है जो इस वक्त आपके सामने है। सुकमा कंपनी के कर्मचारी ये बताए जा रहे हैं जिन्होंने पिटाई की है, नगर स्वास्थ्य अधिकारी की पिटाई की है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। जाम खुलवाने के लिए दरअसल नगर स्वास्थ्य अधिकारी गए थे और जो कर्मचारी है उनका कहना है कि मानदेय कटौती की गई और जो शोषण किया जाता है इसके विरोध में इन लोगों ने जाम लगाया था और इसी जाम को खुलवाने के लिए ये देखिए आपको ये तस्वीरों में नजर आ रहे हैं आपके सामने नगर स्वास्थ्य अधिकारी। और जब ये पहुंचते हैं जाम को खुलवाने के लिए तब सुकमा कंपनी के कर्मचारियों ने इनके साथ मार पिटाई कर दिया और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो वीडियो सामने आया है। तो अलीगढ़ का पूरा मामला, शोषण के खिलाफ प्रदर्शन और जाम लगा दिया था इन कर्मियों ने, सफाई कर्मियों ने बीच सड़क पर। और ये देखिए कैसे इसके बाद जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको वहां से सफाई कर्मियों ने दौड़ाया है। एक महिला आप देखिए झाड़ू लेकर पीछे भागती हुई नजर आ रही है। जाम खुलवाने के लिए गए थे। मानदेय कटौती का आरोप लगाया गया कर्मचारियों की तरफ से, शोषण का आरोप लगाया गया है और इसमें महिला और पुरुष सफाई कर्मचारी नजर आ रहे हैं। और जब इनको मनाने के लिए, इनसे बात करने के लिए जो सड़क पर जाम लगा दिया था उसको खुलवाने गए तो ये देखिए ना सिर्फ उनके साथ धक्का मुक्की मार पिटाई हुई बल्कि ये देखिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलीगढ़ में सफाई कर्मचारियों की गुंडागर्दी साफ देखने को मिली है। मामला क्या है इसे भी समझिए। नगर निगम ने 2 जोन की सफाई का ठेका सुकमा कंपनी को दिया। सुकमा के ठेका कर्मचारियों ने सासनी गेट चौराहे पर जाम लगाया। मानदेय कटौती और शोषण के विरोध में कर्मचारियों का यह प्रदर्शन। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार समझाने पहुंच गए। समझाने के दौरान कर्मचारियों ने डॉक्टर मुकेश को दौड़ाकर पीटा। कर्मचारियों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सासनी गेट थाने में 4 कर्मचारियों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया। चारों कर्मचारियों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज हुआ। कंपनी ने 1 सुपरवाइजर और 6 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। नगर निगम लोक कल्याण संघ ने बड़े आंदोलन की धमकी दी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई न होने पर आंदोलन की धमकी दी। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे संवाददाता। विपिन, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है दौड़ा दौड़ा कर इस चिकित्सा अधिकारी की पिटाई की गई है। मामला क्या है, क्या एक्शन हुआ है अभी तक और क्या कोई गंभीर चोट तो नहीं आई है इस चिकित्सा अधिकारी को? देखिए, चोट गंभीर नहीं है लेकिन ये प्रकरण बहुत ज्यादा गंभीर है क्योंकि अलीगढ़ में जो सफाई कर्मचारियों की गुंडागर्दी का ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। एक प्राइवेट निजी कंपनी को शहर में सफाई करवाने का जिम्मा दिया गया था। उस कंपनी ने इन तमाम कर्मचारियों को हायर किया था। इन कर्मचारियों ने आरोप ये लगाया है कि कंपनी काम करवाने के नाम पर उनका शोषण कर रही है, समय पर पैसा नहीं मिलता है, ड्यूटी आवर्स बहुत लंबे हैं और इसको लेकर वो प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर जमा हो गए थे। उसी दौरान जब स्वास्थ्य अधिकारी वहां पर उनको समझाने के लिए पहुंचे तो ये जितने कर्मचारी थे उसी अधिकारी के ऊपर हमलावर हो गए हैं। बदतमीजी की, मारपीट, गाली गलौज की और जान बचाने के लिए इस स्वास्थ्य अधिकारी को भागना तक पड़ा और कर्मचारी इसको दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद कंपनी ने एक्शन लिया है। इसमें 1 सुपरवाइजर और कई कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और इस पूरे मामले में अब FIR दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। शुक्रिया विपिन आपका इस जानकारी के लिए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पहाड़ों पर लगातार बारिश के बाद जनजीवन पर इसका बुरा असर पड़ा है। नदी नाले उफान पर हैं। एक बुजुर्ग महिला को JCB के सहारे उफनते नाले को पार करना पड़ा। आप देखिए हालात। ये शूर बांगर की सड़क है। तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की है जहां पर एक बुजुर्ग महिला को नाला पार करने के लिए JCB की मदद लेनी पड़ी। प्रशासन की टीम ऐसे ही कई लोगों को JCB के जरिए नाला पार कराने में मदद कर रही है। नाले का जलस्तर बारिश की वजह से बढ़ा हुआ है। सड़क पर काफी फिसलन है, इसलिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों में बारिश के मौसम में सफर पहले से ही आसान नहीं होता। नदी नाले उफान पर होने की वजह से यात्रा में कई तरह के खतरे होते हैं। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लगातार बारिश ने पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों, महिलाओं और बूढ़े लोगों को हो रही है।
रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें उत्तराखंड के रुड़की की है। 2 लोग नदी के तेज बहाव में बह रहे हैं। नदी में लबालब पानी भरा हुआ है और डूब जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। बताया जा रहा है कि दोनों कांवरिये रुड़की के वाल्मीकि घाट पर गंगा नदी में स्नान के लिए उतरे थे, लेकिन पानी के तेज बहाव में खुद को संभाल नहीं पाए और नदी में बहने लग गए। यूपी के झांसी में पतराई नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई स्कूली बच्चे फंस गए। ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। रेस्क्यू की ये तस्वीरें यूपी के झांसी की है, जहां लगातार बारिश के बाद सिलगुआ में मूसलाधार बारिश के चलते नाला अचानक उफान पर आ गया। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि स्कूल जा रहे कई बच्चे नाले के तेज बहाव में फंस गए, लेकिन ग्राम प्रधान ने अपनी जान की परवाह किए बिना सभी बच्चों को नाला पार करवाया। प्रधान ने ग्रामीणों की मदद से रस्सी डालकर एक एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रस्सी के सहारे स्कूली बच्चों को नाला पार कराया जा रहा है। झांसी जिले के सिलगुआ गांव से पथराई नदी निकलती है। शुक्रवार रात हुई तेज बारिश के कारण इसका जलस्तर बढ़ गया और शनिवार सुबह नदी उफान पर आ गई। सुबह स्कूल पहुंचे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं छुट्टी के बाद घर के लिए निकले तो रास्ते में ही फंस गए। लुहर गांव सिलगुआ बुढ़ावली का संपर्क कट गया। ग्राम प्रधान सचेंद्र कुमार तिवारी ने ग्रामीणों की मदद से सड़क के दोनों छोरों पर रस्सी बंधवाई और रेस्क्यू कर बच्चों को उस पार से इस पार लाया गया। गांव के लोगों ने प्रशासन से इस नाले पर जल्द पुल बनाने की मांग की है ताकि दोबारा ये घटना ना हो। महाराष्ट्र के पुणे में एक युवक झरने के तेज बहाव में फंस गया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बड़ी ही होशियारी से उसकी जान बचा ली। देखिए रिपोर्ट। झरने के उफान में फंसे इस युवक की जिंदगी दांव पर थी। वहां मौजूद उसके साथी और दूसरे पर्यटक उसकी मदद की कोशिश कर रहे थे। ये तस्वीरें पुणे के जुन्नर तालुका में स्थित प्रसिद्ध कालू झरने की है। यहाँ हैदराबाद से आए एक पर्यटक का पैर फिसल गया और वो कालू नदी के तेज प्रभाव में बहते हुए सैकड़ों फीट गहरी खाई के किनारे पर फंस गया। इसके बाद वहां मौजूद पर्यटकों ने बेहद सतर्कता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। देखिए, झरने के मुख्य प्रभाव में फंसे पर्यटक को वहां मौजूद युवकों ने स्कार्फ और ओढ़नी जोड़कर रस्सी बनाई और फिर उसे खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला। जब उनकी मेहनत रंग लाई तो वे खुशी से झूम उठे। और देखिए, इस बीच बिहार वोटर लिस्ट विवाद को लेकर अगर बात करें तो वोटर लिस्ट विवाद पर तेजस्वी यादव का ताजा बयान आया। 80% फॉर्म जमा होने का दावा आखिर कितना सही, इसको लेकर सवाल उठाया है। गांधी मैदान में फॉर्म फेंके हुए मिले हैं, तेजस्वी यादव की तरफ से यह दावा है। कहा गया बीएलओ पर टारगेट पूरा करने का भारी दबाव है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया में खामी है, ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया। आप देख लीजिए, जो ग्राउंड में हकीकत जो है, जो सच्चाई जो है, वो आप सब लोग जो है देख सकते हैं। गांधी मैदान में भी जो है भारी मात्रा में जो है इसी हिसाब से फॉर्म जो है फेंके जा रहे हैं। हो क्या रहा है, ये तो इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट करना चाहिए कि आप जो दावे कर रहे हैं 80% से अधिक जो है आप लोगों ने 11 जुलाई तक कर लिया है, तो वाकई में ये सच्चाई है या क्या है? अब इंटरेस्टिंग देखिए, ये वही चकाई वाला फॉर्म सब है, सब लोगों का। ये सोनू प्रखंड का जो हम बता रहे थे, अब इसमें वो सामने भी है। कमियां क्या क्या है? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कल जो है महत्वपूर्ण बात कहेगी 80% की पूरी कर दी गई। हम बिंदुवार जो है कमियां आप लोगों को बताते हैं। पहला, आयोग ने दावा किया है कि 80.11% मतदाताओं की गणना प्रपत्र भर दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया
कि इनमें से कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वैच्छिक और वैध तरीके से भरे गए। अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी जो है नहीं दी गई। फील्ड से लगातार ये सूचना हम लोगों को मिल रही है कि बिना मतदाता की जानकारी और सहमति से बीएलओ द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र जो है उसको डाउनलोड जो है, अपलोड जो है वो किया जा रहा है। तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे थे तेजस्वी यादव। आगे बढ़ते हैं। पटना में निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ, मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पिछड़ा महिला को प्रताड़ित करना बंद करो। सड़क पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीरें पटना की हैं। मेयर सीता साहू के घर के सामने ये प्रदर्शन हो रहा था। कहा जा रहा है कि देर रात पटना के कई थानों की पुलिस मेयर के बेटे शिशिर कुमार को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी। टाउन डीएसपी सब यानी कि 8-9 डीएसपी पूरा एरिया, हाँ 10 डीएसपी, और पूरा गली के लाइट को बुता दिया गया और शिशिर के मकान के अगल बगल जितना भी मकान है उस पर दवाई पीट कर घर में घुसने का प्रयास किया गया। गांधी मैदान थाने की पुलिस ने इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार किया। आरोप है कि मेयर के आवास पर पुलिस ने दरवाजा खोलने के लिए लात भी मारी, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। इधर मेयर के बेटे शिशिर का कहना है कि उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की खबर से निगम आयोग षड्यंत्र रच रहे हैं। पार्षद गलत कर रहे होंगे, उनको भी माननीय महापौर बोली है कि भाई सचेत रहिए, मैं आ रही हूँ सभी के वार्डों में। छवि खराब करने के लिए टारगेट किया जा रहा है। भाई विधानसभा आने वाली है, हो सकता है पार्टी मुझे टिकट मिले। मैं तो बोल रहा हूँ कि जिला में, पटना जिला में एक तेली का यहाँ होना चाहिए। भाई हम नहीं रहेंगे तो कोई और रहेगा। पटना में अपराधियों ने बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट को गोली मार दी। सुरेंद्र केवट को लोगों ने आनन फानन में पटना के एम्स में एडमिट करवाया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये तस्वीर है बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह केवट की, जिन्हें आज अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। बताया जाता है कि पटना के पुनपुन के रहने वाले सुरेंद्र केवट खेती के साथ साथ अपने गांव में चिकित्सक का काम भी किया करते थे। परिजनों के मुताबिक केवट जब अपने खेत पर धान की पटवन के लिए गए थे, उसी समय अज्ञात अपराधियों ने सुरेंद्र को गोली मार दी। परिजनों के मुताबिक हत्या की वजह चुनावी रंजिश है। विवाद के लिए क्या मैंने कहें, इलेक्शन के चलते हुआ है सब। पहले इलेक्शन में खा रहे थे और मैंने होता है ना कि मुझे जिताने के लिए मैंने सहयोग करने के लिए, यही सब चक्कर में हुआ है सब लग रहा है कि मैंने रात में। शनिवार की शाम बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मसौढ़ी पुलिस ने परिवार वालों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। घटनास्थल में एफएसएल की टीम ने भी साक्ष्य को इकट्ठा किया। बताया जाता है कि बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। डीएसपी ने मामले की जांच की बात कही है। इधर सीतामढ़ी में एक कारोबारी की हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाश भीड़ भाड़ वाले इलाके में गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस ने दावा किया है कि वो बहुत जल्द बदमाशों को गिरफ्तार कर। बिहार में बेखौफ अपराधी लगातार खूनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अपराधियों में वर्दी का जरा भी खौफ नहीं है। सीतामढ़ी शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में शनिवार रात बाइक सवार अपराधियों ने खूनी वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने कारोबारी पट्टू खान को गोली मार दी। खून से लथपथ पट्टू खान को स्थानीय लोगों की मदद से एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों में दहशत है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे सीतामढ़ी एसपी अमित रंजन ने दावा किया है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सूचना मिली थी कि वसीम खान नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा गोली मार दिया गया है। तत्काल जो है पुलिस यहाँ पहुंची, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। अभी वो इलाजरत है। हम लोग सीसीटीवी एक्सेट्रा दिखा रहे हैं और जल्द से जल्द उसमें हम लोग उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। और जो टीम्स हैं हमारी, हम लोगों ने 3 टीमें लगा दी हैं और सभी इस पे काम कर रही हैं। बिहार में बेलगाम होते अपराधियों को रोकने में पुलिस नाकाम रही है। अपराधी राह चलते लोगों को गोली मारकर फरार हो जाते हैं। प्रशासन हत्या की वारदात को रोकने में नाकाम है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी है। अब खबर यह है कि ईडी को अभी तक 30 में से 18 बैंक अकाउंट्स की डिटेल मिल गई है। मामला यूपी में धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। जलालुद्दीन, जिसने धर्मांतरण के साथ विदेशी फंडिंग के जरिए अकूत संपत्ति भी जमा की थी। सोर्सेज के मुताबिक बाबा को बड़े पैमाने पर विदेशों से फंड मिल रहा था। छांगुर बाबा के नाम से जाने जाने वाले जलालुद्दीन के 18 बैंक अकाउंट्स की डिटेल ईडी को मिली है और इसमें लगभग 68 करोड़ रुपए जमा है। जांच में बात सामने आई है कि 3 महीने में विदेशों से लगभग 7 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। अभी 12 अकाउंट्स की डिटेल्स को खंगाला जाना बाकी है।
इस बीच जलालुद्दीन की प्रॉपर्टी की भी जांच हो रही है। इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल्स की जांच हो रही है और उसके बाद ईडी की टीम बड़ा एक्शन ले सकती है। जलालुद्दीन पर आरोप है कि वो पैसों के बल पर लोगों को धमकाकर धर्मांतरण करवा रहा था। यूपी के बलरामपुर में कभी उसके करीबी रहे वसूद्दीन खान ने उसके काले कारनामों का पर्दाफाश किया। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद अब उसके सहयोगियों की भूमिका की जांच तेज हो गई है। इससे पहले बलरामपुर में जहां से धर्मांतरण का घिनौना खेल खेला जा रहा था, वहां पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल चुका है। कई सहयोगियों के ठिकानों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की बात कही जा रही है। दिल्ली में देर रात वसंत विहार इलाके में एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने 5 लोगों को कुचल दिया। नशे में धुत कार ड्राइवर ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचल दिया। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में इसी ऑडी कार से नशे में धुत कार सवार ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया। यह दिल दहला देने वाली घटना रात 1:45 पर हुई। देर रात लोग गहरी नींद में फुटपाथ पर सो रहे थे, तभी ऑडी कार चालक उत्सव शेखर नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हुए आया और सीधे फुटपाथ पर चढ़ा दिया। लोगों को कुचलते हुए घटनास्थल से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर डंपर से टकरा गया। जहां मौजूद लोगों ने पुलिस को फोन कर घटना के बारे में जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक उत्सव शेखर को गिरफ्तार कर लिया। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां इलाज जारी है। घायलों में 2 पुरुष, 2 महिलाएं और एक बच्ची है। सभी घायल राजस्थान के रहने वाले हैं। ये लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और फुटपाथ पर सोते हैं। वहीं ऑडी कार का चालक उत्सव शेखर दिल्ली द्वारका का रहने वाला है। वो देर रात नशे में धुत नोएडा से अपने घर लौट रहा था। बताया जा रहा है कि शेखर प्रॉपर्टी से जुड़े किसी कार्य से बाहर गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभियुक्त शेखर से पूछताछ जारी है। इधर वसंत विहार इलाके में एक कार ने 5 लोगों को कुचल दिया। आप देखिए टीवी 9 संवाददाता शालिनी वाजपेयी की ये रिपोर्ट। 9 जुलाई की रात में एक ऑडी कार ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया। मैं उसी ऑडी कार को आपको दिखा रही हूँ। इसी ऑडी को ड्राइव करते हुए एक नशे में धुत एक शख्स जो है वो फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा देता है और ये जो चालक थे ये नोएडा से द्वारका जा रहे थे अपने घर की तरफ। वसंत विहार फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर अपनी कार चढ़ा देती हैं और ये मौके पर जो है पुलिस से जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं वो पुलिस को कॉल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है मौके पर और वो इनको गिरफ्तार कर लेती है। और आपको बता दें, लोगों ने ये भी कहा कि कुचलने के बाद ये भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन भागने की वजह से डंपर से गाड़ी टकरा जाती। तो लोगों ने वहाँ पर ये भी बताया कि गाड़ी उस वक्त जब ये चढ़ाई थी उन्होंने जो कार चालक है उन्होंने लोगों पर, तब गाड़ी सुरक्षित थी, लेकिन उसके बाद डंपर से देखिए गाड़ी कितनी तेज़ी से उसके आगे जाकर टकराई है। तब जाके लोगों ने इनको वहाँ पर पकड़ा और उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया और उसके बाद जो गाड़ी चालक है वो अभी फ़िलहाल वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कार जो है, गाड़ी जो है ऑडी, ये भी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हुई है। राधिका की दोस्त हिमांशिका का एक और नया दावा सामने आया है। 3 दिनों से चल रही थी हत्या की प्लानिंग। हिमांशिका ने कहा राधिका के डॉग को भी हटा दिया गया था। राधिका की कामयाबी से जलने वाले उसके पिता को भड़काते थे। राधिका का इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट था। सिर्फ 68 लोग थे। हिमांशिका का दावा। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल होता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय हर ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation एंड वहाँ जाके मुझे ये चीज़ पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इग्नू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था। उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना उसने क्या ही करा था। अपेरेंटली उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से।
वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन, और उनका जो फ्रेजाइल ईगो है जो मीडिया में चल रहा है कि ये रीले बनाती है या वो लव जिहाद का। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, जो इंसान रील बनाता है उसका अकाउंट प्राइवेट क्यों होगा? उसके अकाउंट में सिर्फ 68 लोग हैं, 68 लोग। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों और रोजगार को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देगी। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक और बड़ी घोषणा की है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी सोच रही है। इसी क्रम में 2025-30 के बीच 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। नीतीश की इस घोषणा का जेडीयू और बीजेपी ने स्वागत किया है और विपक्ष पर हमला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रोजगार का अवसर युवाओं को बगैर जमीन लिखवाए, बगैर भ्रष्टाचार के लक्ष्य से ज्यादा 2005 से 20 तक 8 लाख सरकारी नौकरी दिया। 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा स्वागत योग्य है। लक्ष्य यह भी है कि हम इतने सक्षम हो जाएं कि दूसरों को नौकरी दे सके। बिहार की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिए जाने के ऐलान के बाद नीतीश सरकार का चुनाव से पहले ये एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर छिड़ा विवाद अब और तेज हो गया है। इसको देखते हुए बीजेपी ने नई पहल शुरू की है और मुंबई में मराठी सिखाने की कक्षाएं चल रही हैं। मराठी नहीं बोल पाने को लेकर हो रही मारपीट की घटनाओं को देखते हुए बीजेपी ने मुंबई में मराठी भाषा सिखाने के लिए निःशुल्क कक्षाएं शुरू की हैं। नॉर्थ इंडियन को मराठी सिखाएंगे जो रहते तो मुंबई में हैं लेकिन उन्हें मराठी नहीं आती, और यही वजह है कि यहाँ पर एक क्लास शुरू की गई है मुंबई के सेंटा क्रूज और सायन में। और इस क्लास में जो मराठी टीचर हैं वो जिनको मराठी नहीं आती ठीक से, उन्हें स्वर, व्यंजन और मराठी वर्ग यानी मराठी की कक्षा लगाकर मराठी भाषा की जानकारी दे रहे हैं। जिनको मराठी नहीं आती, इवन महाराष्ट्र में भी कोई भी कहीं से भी रहता, बंगाल से हो या तमिलनाडु से हो या आसाम से हो या पंजाब से, अगर उसे मराठी नहीं आती तो मराठी सिखाने का बीड़ा हम उठा रहे हैं। हम उसे मराठी सिखाएंगे और इतना सिखाएंगे कि मेरी कोशिश होगी कि जो यहाँ के मराठी बोलने वाले हैं उनसे अच्छा बोले, खराब नहीं बोले। बीजेपी की इस क्लास में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय मराठी सीखने पहुँच रहे हैं, जिनकी उम्र 35 साल से लेकर 60 साल तक है। महाराष्ट्र में मराठियों का हितैषी कौन है, मराठियों के लिए किसने क्या किया, इस मुद्दे पर टीवी9 संवाददाता संदीप सिंह ने शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजू वाघमारे से बात की। विधानसभा में तय हो गई कि महाराष्ट्र में मराठी जनता जो है वो किसके पीछे है। मराठी जनता ने पूरी तरह से हमारी शिवसेना को, आदरणीय एकनाथरावजी शिंदे साहब को पूरे बहुमत से जिताया। हमने 80 जगह लड़े महाराष्ट्र के अंदर, 60 जगह के ऊपर हम चुन के आए। तो पूरे मराठी जो महाराष्ट्र के हैं आज हमारे पीछे है। ये जो अभी लोग जो श्रेयवाद की लड़ाई कर रहे हैं कि हमारे पीछे, ये पीछे रहने का खाली बातों से नहीं होता है ना। आपको वोटिंग से पता चलता है कि आपके पीछे कौन है। तो हमारे पीछे पूरे मराठी जन है और मराठियों के लिए हमने जो काम किया है वो काम किसी ने नहीं किया। इतना बड़ा मराठी भवन हम बना रहे हैं, वो हम बना रहे हैं, शिंदे साहब बना रहे हैं। उद्धव ठाकरे साहब ने पूरे मराठी के जितने भी कार्यालय हैं ये सभी कार्यालय मुंबई के बाहर फेंक दिए। हमने वो सभी कार्यालयों को मुंबई में लेके आए। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर बीजेपी का मुस्लिम सेल एक्टिव है। मुस्लिम सेल के सदस्यों ने कहा कि मराठी भाषा सबको आनी चाहिए लेकिन हिंदी का भी सम्मान होना चाहिए। टीवी9 संवाददाता संदीप सिंह ने
मुस्लिम सेल के नेता और कार्यकर्ताओं से बात की। वसीम जी, इस प्रकार का जो मैसेजिंग है, क्यों जरूरत पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को ये समझाने की अपने विपक्षी दलों को? देखिए, ये समझाने की बात नहीं है। मराठी जो है वो बहुत ही मीठी भाषा है, बहुत ही सरल भाषा है, बहुत सच्ची भाषा है। हिंदुस्तान में किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति को अगर जो महाराष्ट्र में आता है काम के सिलसिले में या रहने के सिलसिले में, तो उसको मराठी सीखना चाहिए, मराठी सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, मराठी बोलना चाहिए, क्योंकि आप जिस प्रदेश में रहते हो उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन मराठी का सम्मान के साथ साथ दूसरी भाषाओं का भी सम्मान ज़रूरी है, हिंदी का भी सम्मान होना चाहिए। हिंदी हमारी माँ है तो मराठी हमारी मौसी है। अभी तक लोग ये समझते भी नहीं थे कि ये भाषा के विषय पे लेकर के लोगों को अलग किया जाएगा। आज हम जहाँ रहते हैं वहाँ मराठी बस्ती बहुत ज़्यादा है, उनको ये लगता ही नहीं है कि हम सब पर प्रांतीय हैं। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का जो मदर लैंग्वेज होता है उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। साथ में रहा हिंदी, तो पूरे देश में ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, तो साथ में हिंदी का भी सम्मान रखना जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इस लिस्ट में वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम समेत देश के जाने माने लोग शामिल हैं। देखिए आप रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की 4 हस्तियों को संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए नामित किया है। ये सदस्य हैं जाने माने वरिष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम, केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सी सदानंदन मस्ते, भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद मीनाक्षी जैन। इन 4 हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। पीएम मोदी ने सभी को बधाई दी। उज्ज्वल निकम कई हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों में सरकारी वकील रह चुके हैं, जिनमें 26/11 मुंबई हमले का केस भी शामिल है। वहीं हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं और विदेश नीति के क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव रहा है। मीनाक्षी जैन प्रख्यात इतिहासविद हैं। साल 2020 में उनके ऐतिहासिक शोध और लेखन के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले सी सदानंदन मस्ते प्रख्यात शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और TV9 से राज्यसभा के लिए मनोनीत वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम ने बात की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने कल फोन पर मुझे बताया, पीएम मोदी ने कहा मराठी में या हिंदी में बोलूं। राज्यसभा के बारे में पीएम ने बताया, उज्ज्वल निकम ने ये कहा है। उज्ज्वल निकम से TV9 संवाददाता संदीप सिंह ने बात। हम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज मैं पहले तो दर्शकों को ये बता दूं कि पहले तो इनकी पोशाक बदल गई है। आमतौर पे जब मैं सर से मिलता हूं तो इनकी पोशाक जो है वो प्रॉपर लॉयर वाली पोशाक, आज एकदम नेता वाली पोशाक में ये है। माथे पे चंदन है, आंखों पे चश्मा है और चेहरे पे मुस्कान। भाई साहब, मैं साफ कर दूं इस बात को कि ये पोशाक इसकी वजह से नहीं चेंज हुआ। आज हमारे घर में पूजा है, मेरा लड़का और बहू ये इन्होंने कुछ पूजा रखी थी सुबह से, तो उस पूजा के मुझे उन्होंने ये पहना दिया। तो इत्तेफाक से ये भी न्यूज आ गई 8:30-9 बजे। फर्क उतना होगा कि ये जैकेट मैंने लगा लिया जो शादी के वक्त लगाता हूँ। तो मैं वो नहीं निकाल रहा था, मेरी सफारी पहन रहा था। तो बोले नहीं, तुम्हारे कमांडो भी साथ में रहेंगे, तुम भी कमांडो जैसे दिखेंगे। मतलब भी दिखेंगे तो दिखेंगे, उसमें क्या। फिर हमारे फैमिली मेंबर्स नहीं माने, मतलब चलो ठीक है इस शाख में चले। नहीं, निश्चित रूप से बहुत शानदार लग रहे हैं आप। दिखता है ना? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम नेता लग रहे हैं आप। सवाल आपसे पहले ये लूंगा कि कैसे आपको जानकारी मिली? आपको पूर्व जानकारी थी या बाद में पता चला? देखिए, जानकारी तो आज ही मिली। इसके बारे में मुझे कल प्रधानमंत्री जी ने पूछा था। साफ बता देता हूँ, क्षमा चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, लेकिन जो बात आपने कही वो मुझे बहुत भावी और इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कैमरा के सामने। कल प्रधानमंत्री जी ने मुझसे मराठी में बातचीत की। मैं जरूर कहूंगा, उन्होंने कहा कि मैं मराठी बोलूं का हिंदी बोलूं। मैं हंसने लगा क्योंकि जिस कंट्रोवर्सी के बैकग्राउंड में उन्होंने सवाल, वो भी दिल खोल के हंसे। मैंने बोला कि साहब आपका तो दोनों लैंग्वेज पे मास्टर है, आप कौन सी भी लैंग्वेज में बोलिए। तो मराठी बातचीत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महोदया आपको राज्यसभा में नियुक्त करना चाहती है, तो क्या आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? मैंने तुरंत हाँ कर दी। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, इतने मेरे से दिल खोल के हंसते हैं, जो कभी हंसते नहीं है बोलते। मैंने कभी पब्लिक फंक्शन में हंसते हुए उनको नहीं देखा, पर इतना दिल खोलकर हंसना, ये उनकी सरलता बहुत दिखाता है।
और देखिए अगली अहम खबर का रुख कर रहे हैं मुंबई से। मुंबई में गोकशी का मामला तूल पकड़ रहा है। स्थानीय शिवसेना विधायक दिलीप मामा ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने की मांग की है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने आश्वासन दिया है कि गौ हत्या में शामिल लोगों को सरकार छोड़ेगी नहीं। मुंबई के कुर्ला इलाके स्थित काजूपाड़ा इलाके में एक गौ हत्या का मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि मुंबई में 4 जुलाई की रात को इसी गाले पर जो है वो रेड मारी गई थी। गोकशी की घटना के बाद से इस दुकान को सील कर दिया गया है। थाने की साकिनाका पुलिस अलर्ट पर है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने यहां से 2 गायों को रेस्क्यू किया। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि इस दुकान पर गोकशी कर रहे लोगों ने पुलिस के सामने उन पर जानलेवा हमला भी किया। 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रौफ कुरैशी गोकशी का मास्टरमाइंड बताया जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दी गई है। कम से कम उनको रंगे हाथ पकड़ने आगे वो दोबारा इससे कोशिश नहीं करेंगे। और सरकार से ही मांग है कि वहाँ पे जो भी झोपड़ा वोपड़ा बनाए वो लोग जो काम कर रहे थे वो ध्वस्त किया जाए और सब अनथराइज रहेगा वहाँ पे मोस्टली, तो उनको कड़ी से कड़ी मुकदमा या सरकार जो भी सरकार उनको नियम लगा सकते हैं। आइडिया है कि कितने सालों से चल रहा था? अभी ये ऑलरेडी पता चला कि उनके पहले भी ऐसे केस कर चुके हैं और वो बहुत सारे लोग से मिले हुए हैं, उनके बहुत सारे पिक्चर घूम रहे हैं। और मुंबई लाउड स्पीकर फ्री हो गई है। सरकार के आदेश के बाद पूरे महाराष्ट्र से 3000 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स हटाए जा चुके हैं। क्या है इसके बाद के हालात, देखिए इस रिपोर्ट। ये दौड़ती भागती मुंबई है जो कभी सोती नहीं है। अब यहाँ शोर को लेकर सरकार अलर्ट है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में कहा कि मुंबई अब लाउड स्पीकर फ्री हो गई है। मुंबई में सरकार के आदेश के बाद 1608 अवैध लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, जबकि राज्य भर के धार्मिक स्थलों में कुल 3367 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। मुंबई के आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल शोर का मानक तय किया गया है। वहीं वाणिज्यिक क्षेत्रों में दिन में 65 डेसिबल, रात में 55 डेसिबल और औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसिबल, रात में 70 डेसिबल तक शोर की सीमा तय की गई है। और अब अगर शोर हुआ तो पुलिस को जिम्मेदार माना जाएगा। हालात की पड़ताल TV9 की टीम ने की, जिसमें नमाज के दौरान अंदर लाउडस्पीकर लगा था, उसका डेसिबल 80 से 90 के बीच दिखाई दिया। वहीं एक सत्संग कार्यक्रम के दौरान 80 से 85 डेसिबल तक साउंड दिखा। लोगों ने भी सरकार को सहयोग करने की बात कही है। सरकार को ये चाहिए कि भाई सरकार को एक साथ सबको लेके चलना चाहिए। और अब आपको TV9 संवाददाता शुभम पांडे ये बता रहे हैं कि मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर गाड़ियों के शोर के हालात, यहां भी शोर तय मानक से कहीं ज्यादा दिखाई दिया। मुंबई के LT मार्ग जंक्शन पर, जहां पर एक जो रास्ता आपको सीधा तस्वीरों में दिख रही है छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है, दूसरी जो है मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन, तीसरी जो है मुंबई के मोहम्मद अली रोड को जोड़ती है। और इस वक्त आपको हम यहाँ के जो साउंड पोल्यूशन है, डिसिबल है, वो अपने आपको कैमरा में दिखाएंगे कि देखिए इस वक्त 80 से जो है 81, 82 यानी 85, 83 जो है मिनिमम इस वक्त डिसिबल आपको दिखाई देगा। और शोर मीटर जो है इस वक्त आप देखिए कि 90 के अबव जो है इस वक्त पहुँचते हुए दिखाई दे रहा है। तो सोचिए यहाँ पर वाहनों की जो तादाद है वो जब दिन होता है और रात होती है तो कितनी भारी संख्या में होती है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से तमाम जो छोटे बड़े वाहन हैं, क्योंकि आसपास बड़े बाजार भी हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर प्रतिदिन वाहनों की जो संख्या है उसकी काफ़ी जो संख्याएँ होती है वो ज़्यादा होती है। और इसी वजह से जो शोर मीटर है यहाँ पर वो तकरीबन 90 जो मैक्सिमम में डिसिबल है वो जाकर पहुँचता है। मुंबई में न सिर्फ मंदिर और मस्जिदों के लाउड स्पीकर बल्कि मुंबई की सड़कों पर चलने वाले वाहनों से भी प्रतिदिन बहुत सारी शोर होती हैं। हालांकि इसके बारे में किसी के पास, न महाराष्ट्र सरकार के पास या आम जनता के पास कोई समस्या का समाधान नहीं है। बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार को लेकर नेताओं के सियासी दावे अपनी जगह पर हैं और बिहार की जमीनी हकीकत अपनी जगह पर है। नेताओं के दावे वक्त और माहौल के हिसाब से हमेशा बदलते भी रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। TV9 भारतवर्ष ने बिहार की राजधानी पटना में सत्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें शामिल हुए बिहार के दिग्गज नेताओं के सामने ये सवाल भी उठा कि आखिर उनकी पार्टियों का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट।
जिस सूबे की रगों में क्रांति और राजनीति हमेशा धड़कती रही है, जिस प्रदेश ने सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का एक लंबा दौर देखा है, वो बिहार एक बार फिर कुछ अहम सवालों के साथ सियासत की नई जमीन पर दिख रहा है। बिहार की इस जमीन पर अभी राजनीति के पुराने और मंचे हुए खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक मजबूती से डटे हुए हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता के सामने कई बड़े मुद्दों और सवालों में से एक सवाल यह भी है कि बिहार की कमान किसके हाथों में होगी। सीटों के बंटवारे से लेकर राजनीतिक दलों के बीच मंथन भी चल रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, इसे लेकर तस्वीर अभी बहुत साफ नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज आए, तो हमने उनके सामने भी ये सवाल उठाया। सत्ता सम्मेलन में शामिल हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो अगले मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर अपनी पार्टी की तस्वीर भी साफ कर दी और नीतीश कुमार को लेकर भविष्यवाणी भी कर दी। आपके अनुसार नीतीश के बाद कौन अब हम बनेंगे? मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, उनकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। उनकी पार्टी अब रहेगी कहाँ? जब नीतीश जी नहीं है तो पार्टी कहाँ से रहेगी? यानी नीतीश जी अब ये तय है कि बिहार के वो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। नहीं, लेकिन और भाजपा में सब नालायक भरा पड़ा है। भाजपा में नया है कौन? वही 20 साल से वही मंत्री या संतरी जो बनता रहा है, कभी अध्यक्ष बन जाता है, कभी डिप्टी सीएम बन जाता है। उनका क्या परफॉर्मेंस रहा आज तक कि बिहार में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है बिहार के निर्माण में? दे डोंट हैव एनी फेस। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, चुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी ने सत्ता सम्मेलन में अलग अलग मुद्दों पर TV9 भारतवर्ष के साथ बात करते हुए ऐलान कर दिया कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनने वाली है और मुख्यमंत्री का चेहरा वो खुद होंगे। उन्होंने भविष्य में जेडीयू के साथ कभी गठबंधन न करने की भी घोषणा कर दी, लेकिन बिहार में जेडीयू के साथ गठबंधन करने वाली बीजेपी के दिग्गज नेताओं से जब सत्ता सम्मेलन में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो बीजेपी नेताओं के बीच भी मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई दो राय नहीं दिखी। TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में शामिल हुए बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने अगले मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री आज भी वही है और कल भी वही रहेंगे, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के शिल्पीकार हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी का नेतृत्व आगे भी कबूल है सबको। तो उनका जो नारा है कि 25 से 30 नीतीश, तो वही मुख्यमंत्री रहेंगे 5 साल अगर आप लोग जीत कर आते हैं। इसमें प्रश्न कहाँ उठता है? नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं, आगे भी वही रहेंगे। नीतीश कुमार जी लगातार विकास को आगे बढ़ा रहे हैं और ये बिहार बनाया है उन्होंने, किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। बिहार में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। पुरानी पार्टियों के साथ ही नई पार्टियां भी विधानसभा चुनाव के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। एक तरफ जहां सीट बंटवारे और चुनावी एजेंडे को लेकर सभी दलों के बीच बैठकों का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के नेता प्रदेश में दौरे भी कर रहे हैं। वो चाहे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर हों या विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी, दोनों ही नेता अपनी पार्टी को बिहार में स्थापित करने के लिए या ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। बिहार की सियासत में तीसरा फ्रंट या चुनाव को त्रिकोणीय लड़ाई बनाने के लिए जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पूरी ताकत झोंक रखी है। TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में जब वो शामिल हुए तो मंच पर उनके सामने भी मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सवाल उठा, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर
प्रशांत किशोर ने जो जवाब दिया वो दूसरे दलों के साथ ही उनकी पार्टी के समर्थकों के लिए भी उलझाने वाला था। अगर जब जिता देंगे तो आप मुख्यमंत्री पद के लिए आप ही होंगे ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी क्या मतलब, लोगों ने कहा कि बार दल बनाएंगे तो यही अध्यक्ष बनेंगे। हमको लालू यादव समझ रखे हैं कि मतलब हम बनेंगे, अब हमारे बाद हमारा बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा। जन स्वराज प्रशांत किशोर का दल नहीं है, ये बिहार के 1 करोड़ लोगों का मिलकर बनाया गया प्रयास है। तो मैं बात बोल रहा हूं, लोग उससे कनेक्ट होते हैं। लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं भी चाहता था, ऐसा ही होना तो यही चाहिए बिहार में। बात बढ़िया बोलते हैं, जो मेरा आलोचक है वो भी ये कहेगा प्रशांत किशोर बात तो बढ़िया बोलते हैं। तो भाई वो बात से जुड़ रहा है, उस प्रयास से जुड़ रहा है, और जब उस प्रयास से जुड़ेगा और उसको सफलता मिलेगी तो उतनी बड़ी आबादी, उतने बड़े लोग, उतने समझदार लोग वो सक्षम है कि वो आपस में बैठकर चुन लेंगे कि कौन इसका नेता होगा। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की छवि एक्टिविस्ट राजनेता के तौर पर बनती जा रही है। वो बीजेपी को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में जब उनसे अलग अलग मुद्दों पर सवाल किए गए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शुरू के 5 साल या 7 सालों के कार्यकाल को उन्होंने भले ही बेहतर बताया, लेकिन प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि 2014 के बाद से नीतीश कुमार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के अलावा तेजस्वी यादव पर भी काफी हमलावर रहते हैं। ऐसे में अपने सियासी बयानों को लेकर वो विरोधियों के टारगेट पर भी आ जाते हैं। यहां तक कि बिहार में राजनीतिक दल प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट कटवा पार्टी भी कहने लगे हैं। प्रशांत किशोर की तरह ही बिहार में एक और नेता अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत बनाने में जुटे। टीवी 9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और महागठबंधन में शामिल नेता मुकेश सहनी से जब मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो सीएम पद के दावेदार के बारे में तो उन्होंने बताया ही, उनके साथ ही डिप्टी सीएम पद पर अपनी दावेदारी भी जता दी। कुछ घोषित करें, तेजस्वी को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री फिर कौन होगा? मुख्यमंत्री क्लियर है। जब सीएम का फेस अगर हमारा क्लियर होगा तो डिप्टी सीएम का भी फेस क्लियर होगा। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी का होगा, और नाम घोषणा होने के समय में वीआईपी पार्टी के कैसे हो? आपकी पार्टी के 4 विधायक आपकी पार्टी के 4 विधायक जीतते हैं, मंत्री बनते हैं मुकेश सहनी, जो चुनाव हार जाते हैं। क्लियर है, देखिए कोई घुमा के बोले, हमारा क्लियर है। पार्टी का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, पार्टी का पूरा भरोसा मेरे ऊपर है, और वीआईपी पार्टी का सरकार बनेगा और उसमें 2 नंबर का कुर्सी वीआईपी पार्टी का होगा। चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, बिहार में चुनाव हमेशा दिलचस्प होता है और उस पर पूरे देश की नजर होती है। बिहार में अगले मुख्यमंत्री को लेकर सभी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में शामिल हुए बिहार के दिग्गज नेताओं के साथ बात करने के बाद ये साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही कांटे वाला होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। और चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशों से अपने घर पैसा भेजने वालों में भारत अव्वल है। विकसित देशों में रोजगार के अवसर बढ़ने से भारत के स्किल्ड युवाओं के लिए वहां पर बेहतर अवसर बने हैं। वित्त वर्ष 2025 में भारतीयों ने रिकॉर्ड रेमिटेंस किया है। आप देखिए रिपोर्ट। विदेशों में बढ़ रही भारतीय प्रोफेशनल्स की मांग का असर रेमिटेंस यानी उनके घर पैसा भेजने पर भी दिख रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारतीय करते हैं। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-2025 में विदेशों में रह रहे भारतीयों ने रिकॉर्ड $135.46 बिलियन की रकम स्वदेश भेजी। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के मुकाबले ये 14% ज्यादा है। पिछले 1 दशक से भारत सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश है। पिछले 8 साल में रेमिटेंस दोगुना हो चुका है। 2016-2017 में रेमिटेंस $61 बिलियन था। अमेरिका, यूके और सिंगापुर का कुल रेमिटेंस में हिस्सा 45% है। खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटेंस में कमी आई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत के बाद मैक्सिको $68 बिलियन के साथ दूसरे और चीन $48 बिलियन के साथ तीसरे स्थान पर था। तेल की कीमतें खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटेंस पर असर डालती हैं। रेमिटेंस विदेश से आने वाले फंड का एक स्थिर सोर्स रहा है। FY25 में माल व्यापार घटा $287 बिलियन रहा, जिसका 47% रेमिटेंस आया।